ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इस्तार खान। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि टीएमसी के बागी गुट ने विलय का फैसला ले लिया है। और विलय किसमें करेगा टीएमसी का ये बागी गुट? दरअसल ये बागी गुट जो है वो त्रिपुरा की एक पार्टी है, उसमें विलय करने जा रहा है। इस पार्टी का नाम शायद आपने पहले कभी ना सुना हो, मैं बता देती हूं आपको। पार्टी का नाम है नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी। तो ये नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी है, त्रिपुरा की पार्टी है। इस राजनीतिक दल में तृणमूल कांग्रेस का बागी गुट विलय करने जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। दरअसल नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में इस पार्टी की मौजूदगी है, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी की। टीएमसी के जो 19 बागी सांसद हैं, उन्होंने इसी को लेकर स्पीकर से मुलाकात की है। बागी सांसदों ने असली टीएमसी होने का दावा भी किया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, सहयोगी मोहित हमारे साथ मौजूद है और जरा मोहित से जान लेते हैं। मोहित, अब खबर क्या आ रही है? मतलब असली टीएमसी होने का दावा, क्या ये पार्टी को लेकर दावेदारी की जा रही है या फिर जो गुट है टीएमसी का वो खुद को पार्टी से अलग करके इस नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में शामिल करने जा रहा है? हो क्या रहा है? देखिए रोमाना, बिल्कुल इस जो बागी सांसद हैं उन्होंने अलग डगर अख्तियार कर लिया। अगर डगर का मतलब यह है कि नॉर्थ ईस्ट की एक छोटी सी पार्टी जिसके पास कोई सांसद नहीं है, जिसका नाम है नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया, जो त्रिपुरा के एक छोटे से राज्य की पार्टी है, उस पार्टी में बागी सांसदों ने मर्जर करने का प्लान कर लिया, यानी विलय करने का पूरा प्लान कर लिया है। और इसी सिलसिले में स्पीकर ओम बिरला से करीब 50 मिनट तक बागी सांसदों की मुलाकात हुई है। जो बाहर लिस्ट दी गई थी, मतलब ये हुआ कि फिलहाल ममता की पार्टी टीएमसी ममता के पास बच गई है, इसका मतलब ये भी हुआ? बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, इसका मतलब यही है कि टीएमसी पार्टी ममता के पास अभी बच गई है। और यही बात तो थोड़ी देर पहले, यानी इन बागी सांसदों की बैठक से पहले, कीर्ति आजाद जो टीएमसी से हैं, सागरिका घोष जो टीएमसी से हैं, उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की, चिट्ठी सौंपी और कहा कि असली टीएमसी का जो हक है वो ममता बनर्जी का, अभिषेक बनर्जी का है, जो टीएमसी के लोग हैं उनका है, इन बागी सांसदों का, इन बागी नेताओं का नहीं है। तो उसके बाद इन सांसदों की मुलाकात होती है, 50 मिनट तक मुलाकात होती है रोमाना। और मुलाकात के बाद जब सांसद काकोली घोष बाहर निकलती हैं तो उनका कहना होता है कि 20 सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला के सामने चिट्ठी लिखी है, मर्जर की बात की है और कहा है कि हम एक दूसरी पार्टी में अपने सांसदों को मर्ज कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस बात को लेकर पहले ही महुआ मोइत्रा की तरफ से चेताया गया था और महुआ मोइत्रा ने ये क्लियरली कहा था कि साहब ये जो गुट है उसको विलय करना ही होगा, वरना बिना विलय के ये गुट के जो सांसद हैं वो सांसद रह नहीं सकते, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये कहता है संविधान का प्रावधान। और अब इसी के तहत ये जो बागी गुट है, कल तक जो कह रहा था कि हम असली टीएमसी हैं, अब उसके सुर बदल गए हैं और सूत्र बता रहे हैं कि वो एक नॉर्थ ईस्ट की पार्टी, नेशनल सिटीजन पार्टी, उसमें विलय के लिए स्पीकर को चिट्ठी देकर आया है। इधर टीएमसी के बागी सांसदों को लेकर सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर। तृणमूल कांग्रेस से पूरी तरह अलग होने के पक्ष में ये गुट है। और इस गुट में कौन कौन है? सायोनी घोष, जून मालिया, मिताली बेग शामिल हैं। और दूसरे गुट ने असली टीएमसी होने का जो दावा किया, लोकसभा चुनाव तक पार्टी के साथ रहेंगे, ये सूत्र बता रहे। चुनाव से पहले बीजेपी में विलय भी हो सकता है, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है। दूसरी पार्टी में विलय से बागी सांसदों को राहत मिल रही है। तो तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों पर सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। तृणमूल कांग्रेस से पूरी तरह अलग होने के पक्ष में ये गुट, सायोनी घोष, जून मालिया, मिताली इसी गुट में शामिल हैं, जो चाहती नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस से किसी भी तरीके का कनेक्शन रहे। हालांकि कुछ सांसदों ने इससे पहले खुद को असली टीएमसी को लेकर दावा किया था, लेकिन अब ये जो गुट है जो टीएमसी से किसी तरीके का कोई कनेक्शन चाहता नहीं है, वही गुट जो है उसी की चलती हुई नजर आ रही है। सीधे रुख करेंगे, सहयोगी मेघा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपको क्या जानकारी मिल रही है मेघा?
देखिए रोमाना, मुझे लगता है अभी कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आ चुकी हैं पिछले आधे घंटे में, जो हम लोगों ने बारी बारी से ब्रेक करी है। एक तो इस बात की पुष्टि हो गई है रोमाना कि इस जो टूटा हुआ गुट है टीएमसी का, वो एक नॉर्थ ईस्ट के पार्टी के साथ में मर्ज कर रहा है। ये प्लान अब हो गया है कि उनको नॉर्थ ईस्ट की एक पार्टी है, वो नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी नाम है उसका, और उसके साथ इनको मर्ज कराया जाएगा। ये 19 से 20 लोग हैं। 20 की पुष्टि की जा रही है बीजेपी और बाकी लोगों के द्वारा, ये रेबल भी कह रहे हैं, लेकिन सिग्नेचर 19 के हैं। ठीक है, चलिए तब भी 2/3 का नंबर हो गया, पहली बात। दूसरी बात, इनको ये भी बताया जा रहा है कि अभी के लिए इनको मर्ज ही रहना पड़ेगा और टीएमसी की सारी आइडेंटिटी से इन्हें निकलना पड़ेगा। ना तो टीएमसी का सिंबल इनके पास, ना नाम इनके पास, ये नई पार्टी के साथ मर्ज कर रहे हैं। ये वही रहेंगे अभी 2-3 साल तक। ये बताया जा रहा है कि कम से कम 2029 के थोड़ा पहले शायद ये प्लान बीजेपी करे कि कुछ इनमें से, कुछ, सारे नहीं रोमाना, सारे नहीं, कुछ इनमें से बीजेपी में मर्ज करेंगे। मैं क्यों कुछ कह रही हूं, क्योंकि इसमें कुछ लगभग 2 या 3 इसमें मुस्लिम सांसद भी है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए मेघा। तो वो कहते हैं ना कि ठंडा करके खाना, और वो ठंडा करके कैसे खाना है, फिलहाल ये बीजेपी से बेहतर और कोई देखता और समझता नहीं है। और वही रणनीति यहां पर अब सामने निकल कर आ रही है कि एकदम से बीजेपी इन सभी सांसदों को अपने में शामिल नहीं करने जा रही है। फिलहाल रास्ता यही तय किया गया है कि ये पहले एक जो क्षेत्रीय दल है नेशनल सिटीजन पार्टी, उसमें विलय कर जाएंगे। टीएमसी से इनका लेना देना पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और उसके बाद आने वाले वक्त में पता चलेगा इनमें से कितनों को बीजेपी अपने पाले में लेती है। अब आगे आपको दिखा देते हैं ममता की पार्टी को लेकर इससे पहले हुआ क्या, और साथ ही आपको दिखाएंगे ममता बनर्जी की तरह महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे की परेशानी क्यों बढ़ती दिख रही है। 40 साल मैं उनके साथ हूँ। उनको जो पथ से चलना था खुद बदल दिया, और आम जनता के ऊपर जो अत्याचार हुई मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं चड्डा नहीं हूँ ये बोल रही हूँ। को जवाब नहीं दूंगी, मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को, जवाब मिल जाएगा। हमको दीदी का बस है, हम लोग बोला है दीदी जो चाहिए होगा, कोई बात नहीं। लेकिन अभिषेक बनर्जी जो देता है ना, तो हम लोग मानते नहीं हैं। देखिए, मैं गद्दारी नहीं कर सकता, मैं नमक हरामी नहीं कर सकता। सभी 9 के 9 सांसद आज के बैठक में शामिल हो गए और अच्छी बातचीत हो गई। देखिए, मेरे साथ कोई दबाव नहीं है, मेरे साथ सबके साथ अच्छे संबंध है। देश की सियासत में टूट फूट का खेल चल रहा है। इस खेल की 2 तस्वीरें चर्चा में हैं। टूट फूट के इस खेल की पहली तस्वीर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की है, जहां कई सांसदों के पार्टी को छोड़कर जाने की कहानी रची जा चुकी है। कितने सांसद बगावत का बिगुल बजा चुके हैं, उसके नंबर पर भी चर्चा होगी। लेकिन पहले दूसरी तस्वीर से परिचय करा दें। दूसरी तस्वीर उद्धव गुट वाली शिवसेना की है, जिसमें भी टूट का खतरा मंडरा रहा है। उद्धव गुट में क्या हो रहा है, ये कहानी भी आपको बताएंगे। पहले टीएमसी में मची हलचल की कहानी आपको बताते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी आजकल बगावती लहर में हिचकोले खा रही है। दिल्ली में ममता के बागियों की बैठक के लिए लोग एक-एक कर पहुंच रहे थे। जो काम चल रहा था, जो पॉलिसी चल रहा था, वो एंटी पीपल पॉलिसी बन गया, इसीलिए हम उनके खिलाफ हुआ। वो लोग मेरा बात सुनते नहीं है, ये मेरा दुख की बात है। दीदी तो अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। आपका साइन आया, इसका मतलब तो ये है ना कि ममता नहीं, नया गुट बना रहे हैं। कुछ बोला नहीं वो साइन में, कुछ बोला नहीं। दीदी हमारे आज भी रिगार्ड्स, उनके ऊपर रिस्पेक्ट है। हम उनके लिए इतना सैक्रिफाइस भी करना चाहते हैं। तो बाकी सीनियर लीडर है, ये सब वो आपको बताएंगे। टीएमसी में टूट का सबसे बड़ा चेहरा मानी जाने वाली सायोनी घोष ने पहले की तरह अपने चेहरे को छिपाया नहीं और जो बोलना था बोल दिया। क्या कुछ कहेंगी सयोनी जी? बात कर रही थी मैम, आप साथ छोड़ेंगी नहीं ये बोल रही थी। मैं चड्डा नहीं हूँ ये बोल रही थी। आपको जवाब नहीं दूंगी, मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को दूंगी। ये लोग आपकी बात सुन रहे हैं सयोनी जी, ये आवाज आपके लोगों तक पहुँच रही है, क्या कुछ आप बताएंगी? चड्डा भी पहुँचेगी, जवाब मिल जाएगा आपको। बागियों के मेले में पहुंची सायोनी घोष चुनाव से पहले तक ममता के साथ थी। ममता की पार्टी के लिए गाने गा रही थी। আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা
लेकिन चुनाव नतीजों के बाद सायोनी की कहानी ही बदल गई। बाकी साथियों ने बागी तेवर दिखाए तो सायोनी खुद को बागी होने से रोक नहीं सकी। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, सब सारे हो गए, खत्म, ओके, टाटा, बाय बाय, खलास। दिल्ली पहुंचने वाले नेता कल तक बागियों की संख्या 19 बता रहे थे, लेकिन अब वो संख्या 20 हो चुकी है। शनिवार को टीएमसी के बागी सांसदों की लिस्ट में ममता के भरोसेमंद माने जाने वाले नेता सुदीप बंदोपाध्याय का नाम भी तब जुड़ गया जब उन्होंने अमित शाह और भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात में टीएमसी की एक और बागी शताब्दी रॉय भी उनके साथ थी। भूपेंद्र यादव से मुलाकात के दौरान सुदीप बंदोपाध्याय ने लोकसभा स्पीकर को भेजी गई चिट्ठी पर भी हस्ताक्षर किए। सुदीप बंदोपाध्याय का कहना है कि सवाल पार्टी पर नियंत्रण का नहीं बल्कि अलग गुट बनाकर बीजेपी को समर्थन का इरादा है। अब तक बात 20 बागियों की हो रही थी, लेकिन टीएमसी के एक और बागी रिजू दत्ता ने दावा कर दिया कि ये संख्या 22 तक जाएगी। रिजू दत्ता ने पोस्ट कर लिखा, दिल्ली में बागियों की बैठक में सांसदों की संख्या 20 से 22 हो सकती है। 2 और सांसदों के शामिल होने की संभावना है। आगे बढ़ने से पहले टीएमसी के सांसदों का गुणागणित भी समझ लीजिए। टीएमसी के फिलहाल लोकसभा में 28 सांसद हैं। 2/3 यानी 19 सांसदों की टूट से दल बदल कानून लागू नहीं होगा। टीएमसी में बगावत की कहानी जारी है। इसी कहानी के बीच बागियों में से कुछ सांसद ऐसे हैं जिनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो ममता के साथ भी हैं और नहीं भी। कोई ममता की तारीफ कर रहा है तो कोई उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी से खफा है। दीदी हमारे आज भी रिगार्ड्स उनके ऊपर रिस्पेक्ट है। हम उनके लिए इतना सेक्रीफाइस भी करना चाहते हैं। तो बाकी सीनियर लीडर है ये सब वो आपको बताएंगे। लेकिन आपका साइन तो आ गया ना, आपने तो ठीक है, लेकिन बस साथ में है, लेकिन बाकी सीनियर लोग बताएंगे। वहाँ पर बीजेपी के साथ जाना भूपेंद्र यादव की नहीं बीजेपी के साथ हम नहीं, बीजेपी के साथ। आपको कौन बोला जब ममता दीदी के साथ नहीं है? आपका जो साइन आया है तो क्या हुआ? कोई बोला है? कौन कागज में कुछ बोला है? हम तो दीदी का बस है, हम लोग बोला है दीदी जो चाहिए होगा, कोई बात नहीं। लेकिन अभिषेक बनर्जी जो नेता है ना, उसको हम लोग मानते नहीं है भैया। बहुत दुख की बात है, वो लोग मेरा बात सुनते नहीं है, ये मेरा दुख की बात है। दीदी तो अच्छा है। टीएमसी टूट की कगार पर है। आने वाले समय में ममता की पार्टी का क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन कोई इसको टीएमसी की नाकामयाबी बता रहा है तो कोई गद्दारी की बात कह रहा है। राज्यसभा में वो लोग रिजाइन कर रहा है, लोकसभा में रिजाइन क्यों नहीं कर रहा है? जो एमपीज अभी जा रहा है ना, तो वो तो तृणमूल कांग्रेस का। आप रिजाइन कीजिए, फिर जाइए एनडीए में जाइए, भाजपा में जाइए, जो मन चाहे जाइए, लेकिन आप इलेक्टेड हुए हो सिर्फ एंटी भाजपा वोट लेकर, ममता दीदी को सपोर्ट में वोट लेकर, और जा रहे हो भाजपा का दोस्त बनकर, ये ठीक नहीं है। इलेक्शंस के पहले हम लोग बोल चुके थे 26 के इलेक्शन रिजल्ट के बाद तृणमूल नाम की कोई पार्टी इस दुनिया में नहीं रहेगा, तो उसका इलेक्शन दिख रहा है। हमने नहीं खत्म किया, भाईपो और पीसी दोनों मिलकर, इनके काल खत्म हो चुका है। ओती किया है, लोगों का बदुआ लिया है, महिला के ऊपर अत्याचार किया है। एक भी रेपिस्ट को उन्होंने पनिशमेंट नहीं दिया, उसका अभिशाप उनको भुगतना पड़ेगा। गद्दार निकालते हैं, वो गद्दार के ज्यादा जो खाली हो रहे हैं उसमें भरपाई करना मुश्किल होते जा रहे हैं। गद्दार में भरे हुए हैं, जब सत्ता पे थे मलाई जितना मिले सारे मलाई चाट लिया, अभी सरकार में नहीं है, दूसरी जगह मलाई खाने चले गए। और अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत की, जहां चुनाव की बिसात बिछने लगी है और इस कड़ी में एंट्री हो गई है हैदराबादी भाईजान यानी असदुद्दीन ओवैसी की। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक विपक्ष को सियासी जख्म दे चुकी ओवैसी उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही कर गुजरने की हसरतें पाले हुए हैं। मुसलमानों की सबसे मुखर आवाज बनकर उनकी नुमाइंदगी पर दावेदारी ठोक रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी की यूपी में एंट्री से क्या सियासी समीकरण बदल सकता है? रिपोर्ट देखिए आप। मेरा साथ दे या ना दे, मगर मैं तुमको चाहने वाला हूँ, मैं तुम्हारा दीवाना हूँ, मैं तुम पर मर मिटने वाला हूँ। आप एक बाघ से तब बहस नहीं कर सकते जब आपका सिर उसके मुंह में हो।
मशहूर ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के इस प्रभावशाली कथन को AIM ने असदुद्दीन ओवैसी की लखनऊ पहुंचने की तस्वीरों के साथ साझा किया है। You cannot reason with a tiger when your head is in its mouth. इस कथन का सीधा मतलब है कि जब आप किसी बेहद शक्तिशाली और क्रूर दुश्मन के सामने पूरी तरह लाचार हो तो उससे बातचीत या समझौते की कोशिश करना बिल्कुल बेकार है। इसी संदेश को लेकर असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ से 130 किलोमीटर दूर बहराइच पहुंचे, जहां मटेरा विधानसभा में उनका भव्य स्वागत किया गया। बहराइच जिले में मौजूद मटेरा विधानसभा में ओवैसी की मौजूदगी के दो बड़े मायने हैं। पहला, ये मुस्लिम बहुल विधानसभा है और दूसरा, यहाँ से सटी बहराइच सदर विधानसभा में गाजी मसूर सालार की मजार है, जो बीते कुछ सालों से यूपी की हिंदू मुस्लिम राजनीति के केंद्र में है। गाजी को लेकर लगातार योगी जी उनको विदेशी आक्रांता बता रहे हैं। उनके जो दरगाह पर मेला लगता था उसको भी रोक दिया है, इसको लेकर। हाँ, मेला क्यों रोक दिया उन्होंने? मेला तो बरसों से लगता था, उसको क्यों रोकने की क्या जरूरत? यूपी की सियासत में ओवैसी के ये शोले ऐसे वक्त में सुलग रहे हैं जब एक तरफ अगले साल की शुरुआत में यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं और दूसरी तरफ 19% यूपी मुसलमानों के सामने अपनी रहनुमाई का सवाल है, जिसका विकल्प हैदराबादी भाईजान कुछ इस अंदाज में पेश कर रहे हैं। 5 साल पहले भी हम यहाँ पर आए थे, सभा में आए थे, सालार गाजी मसूद की दरगाह पर भी गए। तो इसको आप लोग इतना बड़ा चढ़ा क्यों पेश कर रहे हैं? पार्टी की रैली है, पार्टी का प्रोग्राम है, कंटिन्यूस प्रोग्राम चल रहा है, उसमें आए हैं। दिल्ली की सल्तनत खत्म हो गई, सालार गाजी की दरगाह है, मुगलिया खत्म हो गए, अंग्रेज खत्म हो गए, सब हुक्मरान खत्म हो गए, रहेगा ही जगह ये। औलिया अल्लाह का आस्थान है, आबाद रहते हैं हमेशा वो लोग। और हम पूरी ताकत के साथ, तैयारी के साथ लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी कामयाब होगी। ओवैसी मुस्लिमों की रहनुमाई की दावेदारी ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब सत्ता का समीकरण सेट करने वाला एकजुट मुस्लिम समीकरण ध्वस्त हो रहा है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल तक मुस्लिम वोट की लामबंदी के खिलाफ हिंदू वोट एकजुट हुआ है। ऐसे में मुस्लिम वोटरों के सामने दो सवाल सुलग रहे हैं। पहला, पारंपरिक मुस्लिम वोट की राजनीति करने वाले दलों के साथ खड़े रहे, या दूसरा, ओवैसी जैसी मुस्लिम नेताओं के जरिए राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखें। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो या बिहार में तेजस्वी यादव हो या फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, मुस्लिम वोट के समर्थन के बावजूद सत्ता नहीं मिली। ऐसे में मुस्लिम वोटर दूसरे विकल्प ओवैसी की तरफ गंभीरता से सोच सकते हैं, जिसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर पारंपरिक तौर पर समाजवादी के साथ खड़ा रहा है। बात अगर MY समीकरण की करें, मुस्लिम यादव समीकरण के करें, तो इस समीकरण के जरिए सत्ता को भी साधा जाता रहा है। लेकिन 2014 से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के जिस रथ पर सवार है, उसने सारे समीकरणों को तोड़कर रख दिया है। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव MY समीकरण के बजाय PDA के समीकरण में शिफ्ट हुए हैं। PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। 2024 में अखिलेश को इस फॉर्मूले का फायदा भी मिला, लेकिन 2027 में इसे दोहराना उनके लिए भी चुनौती होगी। अखिलेश के PDA समीकरण को बीजेपी अपनी सोशल इंजीनियरिंग और 80-20 फॉर्मूले से डिकोड करने की कोशिश में लगी है। P यानी पिछड़ों को बीजेपी यादव वर्सेस गैर यादव पिछड़े से साधती रही है। D यानी दलित वोट के लिए बीजेपी को फोकस गैर जाटव आबादी पर है। वहीं A यानी अल्पसंख्यक वोटरों को लुभाने असदुद्दीन ओवैसी पहुंच चुके हैं। ओवैसी भले ही रविवार को गाजी मसूद सालार बाजार पर नहीं गए हों, लेकिन बहराइच में उनकी उपस्थिति ने यूपी में हिंदू मुस्लिम सियासत के जिन्न को फिर से जिंदा कर दिया। 2027 की चुनावी जंग मसूद सालार वर्सेस महाराजा सुहेल देव की चौखट पर पहुंच चुका है। सैयद सालार मसूद गाजी भारत के मठ मंदिर को लूटने के लिए, भारत की संपत्ति लूटने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए आया। 585 राजा थे, तमाम राजा हारे। जब वो बहराइच की तरफ बढ़ा तो राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने तमाम राजाओं की एक मीटिंग जुटा करके कहा कि देश सर्वोपरि, देश रहेगा तो हम राजा रहेंगे, नहीं हम गुलाम हो जाएंगे, सब लोग मिल के लड़ो। 18 दिन युद्ध हुआ बहराइच के नानपारा मैदान में।
दरअसल गाजी मसूद सालार को एक पक्ष विदेशी आक्रांता मानता है, जबकि दूसरा पक्ष संत। बहराइच से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सालार मसूद के नाम से मेला भी लगता रहा है, जिस पर बीते कुछ सालों से तनाव है। सैयद सालार मसूद अफगान हमलावर महमूद गजनबी का भांजा था। गाजी ने बतौर सेनापति कई युद्ध लड़े थे। सालार मसूद गाजी पर गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने का आरोप है। 11वीं सदी में श्रावस्ती के राजा थे सुहेल देव। जिस झील पर राजा सुहेल देव और सालार मसूद गाजी का युद्ध हुआ था, वहां महाराजा सुहेल देव समिति के लोग विजय उत्सव मनाते हैं। यूपी का राजभर समाज खुद को राजा सुहेल देव का वंशज मानता है, जिसके सबसे बड़े नेता ओम प्रकाश राजभर हैं, जो एनडीए का हिस्सा हैं। सुहेल देव वर्सेस गाजी सालार की लड़ाई AIM-IM वर्सेस सुहेल देव पार्टी की बन चुकी है। मैं तो राजा सुहेल देव को राजा मानता ही नहीं हूँ। अगर राजा सुहेल देव राजा होते तो शायद उनका बहराइच में कोई किला तो होता। भाई जितने राजा थे उन लोगों ने अपने रहने के लिए किला बनवाया, रहने के लिए उनकी रानियों के रहने के लिए जगह, सब कुछ है क्या यहाँ पर? ये एक काल्पनिक है। 1000 साल पुराना इतिहास जरा मुझे बता दें कि वो कागज के पन्ने पे लिखा जाता था कि वो चमड़े पे लिखा जाता था? कि वो अनपढ़ जाहिल गंवार है, समझ रहे हैं ना। अरे वहीं श्रावस्ती में आज भी जमीन कम से कम 200 एकड़ पड़ती है, वहीं जो है किला बना हुआ है, आज भी किला अवशेष है। बहराइच में राजभर महाराजा सुहेल देव जी का स्मारक बना, 56 फुट ऊंची मूर्ति बनी और प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उद्घाटन करके ऐलान किया कि अब यहाँ 10 दिन गाजी का मेला नहीं, अब राजभर महाराजा सुहेल देव जी का मेला लगेगा। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है, मसूद गाजी के जरिए ओवैसी की पतंग यूपी में भी क्या बिहार और महाराष्ट्र की तरह कामयाबी की उड़ान भर पाएगी? क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद पिछले 2 विधानसभा चुनाव में AIM-IM का प्रदर्शन फिसड्डी ही रहा है। 2017 में यूपी में ओवैसी की पार्टी ने 403 में से 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, एक भी सीट जीत ना सके। 37 पर जमानत जब्त हो गई। वोट मिले सिर्फ 0.24%। 2022 में AIM-IM ने यूपी में 95 सीटों पर कैंडिडेट खड़े किए। सभी 95 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। वोट मिले महज 0.49%। लेकिन अब AIM-IM का दावा है कि 2027 में उनके पक्ष में नतीजे सोच से भी बेहतर आएंगे। अपने इस दावों को साकार करने के लिए ओवैसी BSP जैसी दलित वोट बैंक वाले दल से भी गठजोड़ कर सकते हैं। ओवैसी ने BMC चुनाव से ही अखिलेश यादव की दुकान पर ताला लगाने का दावा करना शुरू कर दिया था। कान खोल कर सुन लो, मुसलमानों की सियासी लीडरशिप बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ये संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है। अब अबू आसिम साहब और अखिलेश यादव जानते हैं कि जिस दिन मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप बनेगी, इनकी दुकान खत्म हो जाएगी, तुम्हारी दुकान बंद करेंगे। ओवैसी PDF फॉर्मूले को वोट देने की तैयारी 1.5 साल पहले ही कर चुके हैं, जो अखिलेश के 27 में सत्ताधीश होने के सपने को तोड़ सकते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।